हेलो स्टूडेंट्स। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म वाइज देखने जाएं तो अगर ये हमको आइडिया रहता है कि यार कोई दो कंपाउंड है जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा और कौन सा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना कि ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। थोड़ा सा ऐसा हम समझते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल का ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल इज समथिंग, आप जैसे आप देखते हो कि इलेक्ट्रोफाइल है तो आपके दिमाग में आ जाता है कि कोई चीज जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। ठीक है, ये बात तो मैं समझता हूँ कि आप समझते हो कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है तो आप उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। बट आपको पता है कि अब अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोफाइल कोई वो कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है और वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो थोड़ा कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे कंपाउंड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल NH4+ है, अमोनियम आयन। अब नाइट्रोजन के ऊपर इसमें कंप्लीट एक पॉजिटिव चार्ज है, या मैं बोलूं H3O+ है। H3O+ में ऑक्सीजन के ऊपर एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है और विदाउट एनी डाउट ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। बट आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसका मतलब है कि ये डेफिनेशन में हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल समथिंग जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो, उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन पेयर भी एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा। इसका मतलब है कि या तो यही चीज है कि जो उसे लुईस एसिड से थोड़ा डिफर करती है, मतलब ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल बट नॉट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड। जैसे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स हैं तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट में कंसीडर करते हैं, बट वो लुईस एसिड नहीं होते हैं ना। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा कि जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अब शुरुआत आती है कि ये आप समझते हो कि इलेक्ट्रोफाइल में मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना। दैट पार्ट यू अंडरस्टैंड। मैं ये आपको सिखाता हूं कि आप किसी भी कंपाउंड को देख के कैसे समझोगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। मैं आपको सर्टेन तरीका बताता हूं जिससे ये फाइंड आउट करना थोड़ा आसान हो जाता है, बट उसके बाद भी थोड़ा रिवीजन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। बट मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत सारों को जो है समझना, आप थोड़ा सा ये इंटरप्रेट कर लोगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं। पहले इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस करते हैं, इन अ सेम मैनर हम न्यूक्लियोफाइल भी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपको कि कोई एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल होगा तो कैसे मुझे पता चलेगा? तो बोलूंगा एक क्राइटेरिया जो मैं सबसे पहला कंसीडर करूंगा कि अगर आप किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ दैट कंपाउंड, आपके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट हो सकते हो। अब आप अगर इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सको तो हम आपको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि दो एग्जांपल, जैसे एक मान लेते हैं कि CH3OH है, ठीक है जी, CH3OH है, और एक हम ले लेते हैं CH3Br, ठीक है। आप यहाँ पे CH3OH या CH3NH2 के लिए भी आप ये सेम लॉजिक समझ सकते हो, तो ये दोनों एक ही जैसे रहेंगे, जिनसे आपको एक एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं ऐसा आपको बोलूं कि जैसे मान लेते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है यहाँ देख के कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में कनेक्टेड है, तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस यहाँ पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है जी। अच्छा, लाइकवाइज यहाँ पे हाइड्रोजन हैव वेरी गुड -I इफेक्ट, तो यहाँ पे भी आपको पार्शियल नेगेटिव दिखेगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव दिखेगा। ओके जी, सेम थिंग आप यहाँ पे भी बोल सकते हो कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। बट आपको पता होगा कि CH3OH और CH3NH2 को आप इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर नहीं करते हो, जबकि CH3Br या CH3Cl या CH3I को आप एक इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर करते हो। क्या रीजन है? देखिए, होता क्या है कि कभी भी जब आप कोई कंपाउंड को स्टडी करोगे तो बेटा आपको कोई भी कंपाउंड रहेगा उसमें हमेशा दोनों सेंटर आपको दिखेंगे, विजिबल होंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी दिखेगा, जैसे ये कार्बन वाला पार्ट है, ये आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी दिखेगा, और एक आपको साइमल्टेनियसली दूसरा वाला सेंटर आपको इलेक्ट्रॉन रिच भी दिखेगा। ऐसा आपको कोई भी आप कंपाउंड लोगे तो जनरली ये रहेगा कि आपको दोनों सेंटर देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट ऑल्सो और इलेक्ट्रॉनिकली रिच ऑल्सो। अब आपको पकड़ना ही है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट ज्यादा
परेशान है उस चीज़ से। जो जितना परेशान है हमारी केमिस्ट्री में वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। बहुत बेसिक चीज़ है जो आप समझते हो। तो अब मैं अगर अगर बोलूँ कि CH3OH में ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का 3.5 है, कार्बन का 2.5 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट एक प्रॉब्लम है कि मान लेते हैं अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है और कोई न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ पे और उसने बोला कि कार्बन को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल से कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है जी, तो अब क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मतलब एल्कीन वाले केस में और एल्कीन और एल्काइन केस में बात अलग रहेगी, है ना। तो अभी जो बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एल्केन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो प्रॉब्लम ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन होना है। बट दिक्कत ये है कि OH माइनस इज नॉट अ लिविंग ग्रुप। आपके सिलेबस में एक इवन CB का बहुत ही पॉपुलर मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन में, जहां पे OH माइनस लीव करता है। अदरवाइज थ्रू आउट केमिस्ट्री आप OH माइनस को एज ए लिविंग ग्रुप मत कंसीडर करिए। सेम लॉजिक आप NH2 के लिए भी लगा सकते हैं कि अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट तो है बट यहाँ से जो कनेक्टेड ग्रुप है वो लीव नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग CH3OH और CH3NH2- को एक इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर नहीं करते। हाँ, क्योंकि अब यही आप एक तरीके से देख लीजिए कि अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं हो सकते, वो डिसाइडेड हो गया। बट हाँ, क्योंकि कार्बन की अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ने खींचा हुआ है और 2 लोन पेयर है, ठीक है जी, 2 लोन पेयर है। हाँ, तो किसी को एज ए न्यूक्लियोफाइल ये काम कर सकता है, ठीक है। लाइकवाइज नाइट्रोजन आल्सो सेम लॉजिक कि लोन पेयर है तो किसी को डोनेट कर सकता है, जो है न्यूक्लियोफाइल का ये काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकते। आप बोलोगे कंपैरिजन में सर बताओ किसका ज्यादा अच्छा, कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो आप एक बहुत बेसिक चीज अभी के लिए आप ये दिमाग में रख सकते हो कि जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। या ऐसा होता है कि दे भी देते हैं तो भी -I के थ्रू विड्रॉ करते रहते हैं। तो ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है उनमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन डोनेट तो करेगा बट थोड़ा विड्रॉ भी कर लेगा, और नाइट्रोजन की कम है तो नाइट्रोजन ज्यादा अच्छे से डोनेशन करेगा। तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ज्यादा अच्छी होगी। आप ये चीज समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो CH3Br में, हाँ, यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया और उसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन ऑफर किया, तो आपको पता है हैलोजेंस आर एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप एक्सेप्ट फ्लोरीन, तो Br- यहाँ से आराम से निकल जाएगा और ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसलिए मैंने पहला क्राइटेरिया आपसे कहा था कि आप इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ उसी को कंसीडर करिए जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो। एक कंडीशन से नहीं जाएंगे हम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सके। इन केस ऑफ CH3OH और CH3NH2 ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट हाँ CH3Br कर सकता है, तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो हैलोजन की जितनी भी ये है, मतलब CH3Br, CH3Cl, CH3I, दे विल बी गुड इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, CH3F जो रहेगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा, बिकॉज कंपेरेटिव टू अदर हैलोजेंस फ्लोरीन इज नॉट दैट मच ऑफ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं कि एक क्या क्राइटेरिया हमने बोला किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोफाइल होने का, कि वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट रहेगा, और दूसरा क्या है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें मैंने कहा कि पहला क्या था कि अगर आप अपने से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो तो आप इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हो। अब आप कब हो सकते हो कब नहीं आपने देख लिया, ठीक है। दूसरा मैं क्राइटेरिया बोलता हूं कि अगर मान लेते हैं आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो, ठीक है जी, अगर आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो बहुत जनरल आप एक कंसेप्ट यूज कर सकते हो कि आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जैसे किसका होता है, जैसे बोरॉन फैमिली का है या बेरिलियम का है, तो इन केसेस में इनकी ऑलरेडी जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। बोरॉन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, बेरिलियम के पास 2 है। तो अगर ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगे हुए हैं तो दे कैन एक्ट ऑल्सो अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि क्या BF3 इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, तो जी बिल्कुल BF3 इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोरॉन हैज कनेक्टेड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, एकदम जस्ट डबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है और बोरॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफर करेगा तो बोरॉन उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल का जो है पार्ट है कि अगर आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो आप इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हो। अब एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि अगर स्टूडेंट का, कि अगर मान लेते हैं कि कंपैरिजन में आना रहे कि हैलोजन फैमिली में अगर आपके पास BF3 है और BCl3 है, BBr3 है, तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। यही सेम क्वेश्चन आपको जब भी आप एसिड बेस पढ़ते हो तो आपको लुईस एसिड के लिए भी आया होगा ना, बिकॉज दे आर लुईस एसिड कि दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो
अभी BF3 BCl3 है, BBr3 है, BI3। आपसे पूछा जाए कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो एक बहुत जनरल बात होता है कि हम ऐसा समझते हैं कि जो चीज कॉमन है उसमें ज्यादा नहीं सोचते। जैसे बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो तो हर जगह है, मतलब सारे जगह पे बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। इसका मतलब है अभी ये वाला पार्ट तो बहुत डिसाइडिंग नहीं है, क्योंकि ये तो कॉमन है। हाँ, अब जो डिफरेंट एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो जरूर डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कौन इसमें स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब एक जनरली जो मुझे क्लासरूम में आंसर आता है कि सब यही बोलते हैं कि सर जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा। उसका रीजन बच्चे कुछ ऐसा देते हैं कि सर क्या है कि आप अगर देखोगे कि जैसे BF3 है BCl3 में, तो क्योंकि जैसे आपने ही कहा कि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा बोरॉन से। तो यहाँ पे बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो है, बट पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा होगा। अब जैसे यही कंपेयर हम आयोडीन के साथ कर ले, तो आयोडीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी बहुत ही कम है। अब उस केस में अगर हम ऐसे देखें तो आयोडीन तो नाम मात्र का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींचेगा बोरॉन से, तो उतना खास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तो बोरॉन उतना डेस्परेट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो कायदे से BF3 ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए और BI3 कम होना चाहिए। जो ये एक्सप्लेनेशन अभी मैंने बोला, ये बात तो ठीक है क्या कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है बोरॉन से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ज्यादा कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब ये थोड़ी सी अधूरी बात रह जाएगी कि जैसे अगर मान लेते हैं फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन से खींचा, ये बात सही है और हमको दिख रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी बात एकदम सही। बट उसके बाद कहते हैं कि ये एक्शन का कुछ रिएक्शन हुआ, वो अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या एक कंसेप्ट आएगा, बैक बॉन्डिंग का। आपको पता है कभी भी अगर कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो और वो फोन से कनेक्टेड हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्लोरीन ब्रोमीन फास्फोरस सल्फर भी कर लेते हैं, बट फोन तो आप एकदम हमेशा केयरफुल रहिए। तो अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से आप कनेक्टेड हो तो होता क्या है रियलिटी में कि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो जो इनके खुद के लोन पेयर हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो ऑर्बिटल आपको इतना खाली दिख रहा था वो उतना खाली है नहीं, तो वो क्या है कि जैसे फ्लोरीन का कभी ये जा रहा है, कभी ये जा रहा है, कभी ये जा रहा है, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा ऑक्यूपाइड लग रहा है। बाय द वे कोई भी ये सिचुएशन ऐसा परमानेंट नहीं है कि हमेशा डाला रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक फ्लोरीन डोनेट करेगा फिर से खींचेगा, कोई दूसरा देगा। बट अब देखिए ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे यहीं पे रुकिए, बोरॉन और ये आयोडीन के केस में मैं देखूं तो क्या हो रहा है कि जब आयोडीन ने ना तो कभी खींचा नहीं, और जब खींचा नहीं तो उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी नहीं किया। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं किया तो ये जो ऑर्बिटल खाली है ये 100% टाइम खाली है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको यहाँ दिख रहा है कि नहीं यार इधर तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रैफिक दिख रहा है जाने में, बट यहाँ पे तो उसको हमेशा खाली मिल रहा है। तो इसका मतलब है कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ बहुत आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। उम्मीद है कि आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। तो एक केस में हमने क्या बोला कि पहला इलेक्ट्रोफाइल कब होगा, जब आप किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हो और आप इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हो। तो आप देखोगे इस लॉजिक के हिसाब से थर्ड पीरियड के बाद के एलिमेंट अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगे हुए हैं और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट काफी हाई है तो भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। ये चीज आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। अगर मैं अभी बोलूं कि दो इलेक्ट्रोफाइल हो गए, कोई तीसरी और कैटेगरी है क्या? जी बिल्कुल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इलेक्ट्रोफाइल की, वो है हैलोजेंस की, ठीक है जी। हैलोजेंस में जैसे स्पेशली एक्सेप्ट फ्लोरीन हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे Cl2 है, Br2 है और I2 है, ओके। हैलोजेंस आर वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक जैसे पहले का था कि एक बहुत एल्कीन का सैचुरेशन टेस्ट होता था, तो उस समय काफी टाइम तक केमिस्ट को ये पता नहीं था कि यार एल्कीन में भी कोई ऐसा डिफरेंट एलिमेंट नहीं है और जो है ब्रोमीन में भी कोई डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, तो कायदे से कोई बहुत ऐसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए और कोई बहुत इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होना चाहिए, बट वो रिएक्शन हो जा रहा था। तो यहाँ पे आती है ये एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नॉलेज है तो आप एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं और हैलोजेंस की जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी की। मैं आपको इसे बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, कि एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं और आपस में कंबाइन करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, दो नए एनर्जी लेवल का, एक
जो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी थी उससे कम और एक हायर एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल वो बना रहे हैं, जिसको हम बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, वो आपस में कंबाइन किए, एक अपने से कम एनर्जी का, एक हायर एनर्जी का, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ, है ना। जैसे क्या होता है कि आप बोलोगे कि दो हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल थे। अब अकेला हाइड्रोजन तो आपको दिख नहीं रहा है, आपको तो दिख रहा है H2, तो हम उसको एटॉमिक ऑर्बिटल ना कहके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। भाई H2 एक मॉलिक्यूल है, तो जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब कंसेप्ट क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट की जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होती है, एकदम आप एलिमेंटल में समझिए कि दो एलिमेंट में जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना उनका एनर्जी का डिफरेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, मैं एक समझाने के लिए बोलता हूं कि जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है, आप काइंड ऑफ ये समझिए कि जैसे आप समझते हो कि कार्बन हैज वेरी गुड नेचर ऑफ अ कैटेनेशन। तो एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन मैं पूछूं कि कार्बन ही इतना अच्छा कैटेनेशन क्यों करता है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा कि जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है जी, ठीक है जी, उस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में जो ये कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए और दो नए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे, ठीक है जी, ये हो गया लोअर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया आपका हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आप एक ऐसा समझिए कि जो ये ओवरलैपिंग हुआ वो कार्बन की वन ऑफ द बेस्ट ओवरलैपिंग है। इसका मतलब है इसमें जो एनर्जी डिफरेंस हुआ है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है जो कार्बन का जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी काफी कम है और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसी रीजन की वजह से आप देखोगे ऑल दो कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है। हार्डली कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी होती है इट इज अराउंड 339 किलो जूल पर मोल है ना। ठीक है, बहुत ही लो है, बट आप बहुत कम देखोगे जब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि जो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये सिग्मा स्टार, ये बहुत हाई एनर्जी का है। ठीक है जी, तो अगर मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो वो लो एनर्जी प्रेफर करेगा, इतना हाई एनर्जी जाके वो जो है बॉन्ड तोड़ना प्रेफर नहीं करते हैं। अब अगर यही चीज पे मैं बोलूं ब्रोमीन ब्रोमीन का कि यार ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो ब्रोमीन ब्रोमीन आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं इनका, आप देखोगे इनकी जो ओवरलैपिंग है ना वो बहुत ही पुअर है। तो इनका ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और क्योंकि हम बोलेंगे व्हाई हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज दे हैव लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों है हैलोजेंस ये Cl2 Br2 I2 इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि इन सबके पास जो इनका सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी काफी कम है। तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल का जो आप देखो, आप समझते हो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंटरेक्शन प्रेफरेबल है वो होमो लूमो का है। तो आपका जो ये लूमो है ये बहुत ही कम एनर्जी का है, तो कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से डाल सकता है और Br के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्डिंग का बॉन्ड जो है BMO वाला जो ये बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से तो ये हो गया हैलोजेंस का। तो हमने तीन तरीके के इलेक्ट्रोफाइल देख लिए। एक, अगर आप किसी बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हो तो आप इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हो, कंसीडरिंग कि आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सको, जैसे कि CH3Br कर सका बट CH3OH या CH3NH2 नहीं कर सकते, CH3NH2 सॉरी। सेकंड चीज है कि आप इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हो जब आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो। ठीक है, जैसे हमने BF3 का केस लिया। तीसरा है कि हैलोजेंस का, क्योंकि उनके पास लो एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चौथा क्राइटेरिया, और ये सबसे ज्यादा आपके सिलेबस को मतलब 70-20% ये आपका सिलेबस कवर करता है और वो है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, जनरली कार्बोनिल ग्रुप में हम एल्डिहाइड कीटोन को कंसीडर करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग असाइल हैलाइड, अमाइड इन सबको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कार्बोनिल ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स आप ले लीजिए, है ना। तो ये तो जो C डबल बॉन्ड हो, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों होते हैं, बहुत ही क्लियर कट है, आपको मैं बताऊं ये क्योंकि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन पे अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, और कार्बन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे कोई दो बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे अगर मैंने R ले लिया और H ले लिया तो ये एल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे मैंने R ले लिया तो ये समझ लीजिए कीटोन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात होती है कि अगर मैं कहूँ कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कोई भी आप कंपाउंड लोगे तो उसमें दो सेंटर अगर आपके पास हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट भी होगा, एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा। आपको ये देखना है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो क्या आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हो, अगर आप उससे बहुत ज्यादा परेशान होगे तो आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होगे।
अच्छा, दूसरी बात, अगर आपके पास पॉजिटिव है, अगर आप उससे ज्यादा परेशान हो तो आप रिएक्टिव हो गए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्या ऑक्सीजन को इस नेगेटिव चार्ज से कोई प्रॉब्लम है? आप समझते हो कि ऑक्सीजन बीइंग अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ही इज क्वाइट ओके कि ठीक है उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची है। बट कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ पे ये सेंटर आपका थोड़ा जो है अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता नहीं था, बट उससे जबरदस्ती खींचा गया है। तो ये वाला सेंटर आपका क्या होगा, जो डिस्परेट होगा रिएक्शन करने के लिए। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से ये अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब देखिए अलाइक जब हम लोग ये ROH वाला केस ले रहे थे, तो देखिए ये एल्केन था, तो यहाँ पे सारे सिग्मा बॉन्ड थे, तो आप समझ रहे हो एडिशन वाला का पार्ट यहाँ नहीं हो सकता था। तो वही जो न्यूक्लियोफाइल, मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे Cn माइनस आके यहाँ पे अटैक कर सकता है क्या, आंसर है नहीं, क्योंकि OH माइनस लीव नहीं करता। बट वही रिएक्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ रहे हो तो समझिएगा, तो आप अगर ऐसे न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप ऐड हो सकते हो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का, इसलिए दे आर एक्सेलेंट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ कि अगर आपको समझना है कि दो चार छह मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आपके पास आ गए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ गए, तो आप उनको कैसे डिसाइड करोगे कि कौन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। एक मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि आप कैसे समझोगे। जैसे सबसे पहले अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन में ही चेक करना हो कि इन दोनों में कौन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, आप दो चार पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करिए। जैसे पहला, तो आप एक स्टेरिक वाला फैक्टर तो आप हमेशा दिमाग में रखिए, है ना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि मैं बोलूं कि आपको आके मॉलिक्यूल से कनेक्ट होना है, ठीक है, आप समझिए कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके आपसे कनेक्ट होगा। तो इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसको अलाउ करोगे किसको नहीं करोगे, है ना, आप समझ रहे हो। तो इसलिए तो सबसे पहला एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ठीक है। जनरली एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से अच्छी खासी होती है ना। उसमें एक रीजन क्या है, सबसे बड़ी बात कि कीटोन में कभी भी यहाँ पे कोई ना कोई एक अल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है जी, या अदर देन हाइड्रोजन रहेगा। बट एल्डिहाइड में हमेशा हमेशा कम से कम एक हाइड्रोजन, मतलब एक साइड तो हाइड्रोजन रहेगा, तो ही आप उसको एल्डिहाइड बुलाओगे। तो ये क्या रहेगा ना, हमेशा जो स्टेरिक फैक्टर है उसको काफी कम करके रखेगा। इसका मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन में आप हमेशा बोलोगे कि जो एल्डिहाइड है वो स्टेरिकली उतना हिंडर्ड नहीं है जितना कि कीटोन है। एक बात हो गई। दूसरी चीज, आप समझ रहे हो कि अगर जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनका सबसे जो जनरल रिएक्शन वो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, ठीक है। इसका मतलब है कोई न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। तो अभी ये जो कंपाउंड्स हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है जी, दोनों के दोनों। अगर अभी ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब है इनका बॉन्ड एंगल अराउंड 120 डिग्री के करीब है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा तो जाहिर सी बात है इनका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, ये sp3 हो जाएंगे। और अगर ये sp3 होंगे तो आप समझ रहे हो कि कौन किस तरीके का ग्रुप आपके पास लगा हुआ है और कितना बड़ा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो भी डिसाइड करेगा। मतलब आप एक तरीके से अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो कि किस तरीके का न्यूक्लियोफाइल आके जो है ये अटैक कर पाएगा या नहीं, तो आप अटैक करवा के भी देख लीजिए, तो आप देखोगे कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप 120 से 109 पे चले गए। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये 109.28 के एंगल पे, तो यहाँ पे आप और क्लोज आ गए। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम है, तो ये जो नए मेंबर्स आए उसकी वजह से हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा रिपल्सन फील नहीं करेगा। बट अगर यही सेम एडिशन मैं यहाँ पे कराऊं तो sp2 थे, बल्कि ग्रुप से मान लेते हैं, मैं दोनों को मिथाइल कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो ये एक प्रॉपर 120 डिग्री एंगल पे है, समझिए। अब आपने कोई ऐड करके इनको क्या किया, आपने 109 पे ला दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके आपस के बीच का जो फैक्टर रहेगा, जो न्यूक्लियोफाइल आया है उसका कितना साइज है वो भी इस चीज पे ये करेगा। तो आप एडिशन के बाद भी देख सकते हो कि क्योंकि अब एंगल आपका रिड्यूस हो रहा है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर जो है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। ये एक बात हो गई। दूसरा हम ये कह सकते हैं, एक बहुत सिंपल चीज है जैसे मैं कंसीडर कर बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आर है, अब इसका कुछ प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है जी। देखिए जितना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, एल्डिहाइड और कीटोन में उनकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब बाई एनी प्लस आई प्लस एच प्लस एम इफेक्ट से अगर आप जितना ला दोगे उनकी रिएक्टिविटी आप उतना कम करते जाओगे। तो एल्डिहाइड के कंपेयर में कीटोन में हमेशा वो फैक्टर डबल ही रहेगा, है ना। तो ये दोनों रीजन हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि क्यों कीटोन की जो रिएक्टिविटी है वो एल्डिहाइड से कम होती है, ठीक है जी। जैसे एक बहुत ही समझने के लिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है जी। तो जो बेंजल्डिहाइड है इसके कंपेयर में अगर मैं बेंजोफिनोन को लूं तो आप समझ रहे हो, देखिए अब एक और बेंजीन के आने की वजह से
जो इसकी रिएक्टिविटी है कंपेयर टू इसके, वो 400 टाइम्स ज्यादा फास्ट है ना। तो इतना फर्क पड़ जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में। अच्छा अब एक मैं आपको और देता हूं कि थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर डेरिवेटिव्स को मुझे देखना हो जो आपके सिलेबस में बहुत ही कॉमन है। जैसे एक मान लेते हैं, मैं ले लेता हूं असाइल हैलाइड को, ठीक है जी, एक असाइल हैलाइड को ले लेता हूं, दूसरा मैं ले लेता हूं एनहाइड्राइड को। ओके, आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, उसमें से वाटर रिमूव कर दीजिए, आपको एनहाइड्राइड मिल जाएगा। आप एक ले लीजिए एस्टर को, ठीक है जी, और एक आप ले लीजिए अमाइड को। ओके, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ये दूंगा कि थोड़ा सा आप समझो कि कैसे हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो, अच्छा क्या उसका हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा है? मैं बस आपको ये समझाने के लिए कि भाई ये जो बात बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही हम कह रहे हैं, उसका कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, तो मैं आपको एक डेटा भी शेयर कर दूंगा बाद में। पहले आप समझिए, पहला जैसे मैं लेता हूँ कि जब कभी मुझे ऐसा कंपैरिजन का केस करना हो, मैं बोलूंगा जो जो फैक्टर कॉमन है उसको तो हम हटा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे आर ग्रुप हैं, ठीक है जी, ये तो कॉमन है तो इसकी बात नहीं करते। सी डबल बॉन्ड हो, हाँ वो भी यहाँ पे कॉमन है, तो जो जो भी बात रहेगी, अब आप बोलोगे ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, हाँ वो तो ठीक है, दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर मुझे डिस्कशन को थोड़ा शॉर्ट करना हो तो मैं बोलूंगा ये जो इसके साथ लगे हुए ग्रुप है ना, उनका रोल यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी ग्रुप आपके वहां पे लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे पहला कौन सा है, क्लोरीन है, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे कौन सा है, RCO माइनस, मैं एसिटेट आयन बोल देता हूँ। यहाँ पे कौन सा है, RO ग्रुप है, और यहाँ पे कौन सा है, NH2 ग्रुप है। अगर मैं इनको थोड़ा सा ऐसे साइड में लेके देखूं तो क्लोरीन कैसा है, देखिए अब क्लोरीन का आप समझते हो कि हैलोजेंस आर नोन फॉर देयर माइनस आई इफेक्ट, है ना। प्लस एम भी है, लेकिन आपको पता है कि इनका जो प्लस एम के कंपेयर में इनका माइनस आई बहुत डोमिनेट करता है। इसका मतलब है क्लोरीन का सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, प्लस एम इसका कुछ खास नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये थोड़ा लोन पेयर तो है, कार्बन को कुछ दे सकता है, तो आप समझ रहे हो 3p 2p की ओवरलैपिंग बहुत ही पुअर होती है, और वही बात है कि जितना ये देगा नहीं उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेगा। तो इसका मतलब है नेट क्या होगा, ये यहाँ पे डेफिशिएंट ही रहेगा। अच्छा, उसके कंपेयर में ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, बट एक बात है कि सेम सी डबल बॉन्ड हो वही है, तो एक लोन पेयर ये इधर भी जा सकता है, ठीक है जी। अब आप जनरली आप समझते हो कि ऑक्सीजन जो भी ट्रांजैक्शन करता है उसमें एक लोन पेयर यूज करता है, दोनों एक साथ नहीं करता, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई केस ना हो, जैसे कुछ इस तरीके का जहाँ पे ऑक्सीजन अपना दोनों लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अदरवाइज मोस्टली ऑक्सीजन एक ही लोन पेयर कंसीडर करता है, ठीक है। आप इसी तरीके से दोनों तरफ लगा दीजिए, तो ऐसा कुछ केस है जहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर जा सकते हैं। अदरवाइज जब ऑक्सीजन एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज करता है। तो यहाँ पे अब मैं बोलूं जो ये एक लोन पेयर है, ये प्लस एम इधर दे रहा है, ठीक है जी, बट वही लोन पेयर इधर भी जा रहा है, इसका मतलब वो 50-50% बटा हुआ है, ठीक है। ज्यादा क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, बट कंपेयर टू उसके जो एस्टर का ये लोन पेयर है, ये 100% टाइम एक ही सेंटर है, इसके पास तो कोई दूसरा है नहीं। इसका मतलब है मैं बोलूंगा जो सी डबल बॉन्डो है ये, इसको एस्टर में ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिल रहा है कंपेयर टू एनहाइड्राइड में। एक ऐसा पॉइंट आप ये समझ सकते हो कि अगर कभी भी मैं एक साइड ये दिखा रहा हूं, अगर मैं एक साइड आपको रेजोनेंस दिखा रहा हूं एनहाइड्राइड में, तो कहीं ना कहीं दूसरा साइड को ना ये थोड़ा और रिएक्टिव बना सकता है। एक समझने की बात है कि अगर आपने लोन पेयर यहां डाला हुआ है, ठीक है जी, इस तरीके से, तो आप देख रहे हो अब क्योंकि वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है जी, तो ये वाले पे इस तरीके से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट रियल स्ट्रक्चर, ये बस आपको समझाने के लिए है। तो मैं ये बोलूंगा इस कंडीशन में अब क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो सेंटर थोड़ा और रिएक्टिव हो जा रहा है ना, बट वहां पे यहाँ पे ये वो बात नहीं है। एस्टर में क्या है, ये दे रहा है, तो यहाँ पे ये वाले कार्बन को अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, बट यहाँ पे वो नहीं है। और अगर आप एस्टर के कंपेयर से भी समझो तो मैं ऐसा कहूंगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का डिलोकलाइजेशन 100% है, इन केस ऑफ एनहाइड्राइड वो आप समझ के चलिए 50% है। इसका मतलब है जो एस्टर की स्टेबिलिटी है एनहाइड्राइड की स्टेबिलिटी उससे 50% कम है। अमाइड में देखिए डोनेशन की बात आई, ठीक है, डोनेशन की बात आई, तो आपको पता है अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख रहे हो, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आप एनर्जी डायग्राम देखोगे तो आप समझते हो कि कार्बन के सबसे क्लोज नाइट्रोजन ही होता है। इसका मतलब है जो डोनेशन की बात आती है, अब देखिए दिखने में तो सबका सेम लग रहा है, बट रियलिटी है कि जो नाइट्रोजन का डोनेशन है वो सबसे बढ़िया है। इसका मतलब है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। अच्छा, ऑक्सीजन डोनेट किया, पहली तो बात यह है कि नाइट्रोजन के कंपेयर में थोड़ा कम डोनेट किया, बट क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो डोनेट किया
पहला तो नाइट्रोजन के कंपेयर में कम किया, बट जो डोनेट किया वो अच्छा खासा विड्रॉ भी कर रहा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेयर में डोनेशन ज़्यादा है और विड्रॉइंग कम है। इसलिए अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो असाइल हैलाइड आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पहले नंबर पे, फिर एनहाइड्राइड है दूसरे नंबर पे, और उसके बाद फिर एस्टर है, और सबसे कम रिएक्टिविटी जो है अमाइड की है। क्या हमारे पास इसका कोई ये डेटा है? तो बिल्कुल है। आपको पता है कि जितने भी हमने ये ग्रुप लिए हुए हैं, जैसे असाइल हैलाइड हमने लिया है, ठीक है जी, असाइल हैलाइड हुआ या एनहाइड्राइड हुआ या एस्टर हुआ और अमाइड हुआ, ठीक है जी। इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो बात एक आती है, पहला कि असाइल हैलाइड के लिए आपको कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है, आप इसको हाइड्रोलाइज करिए, विद इन 5 मिनट ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, ठीक है जी, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कर देगा। एनहाइड्राइड को हाफ एन आवर तक लगेगा और ये भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, ठीक है जी। अगर आप एस्टर लेते हो तो फिर आपको कोई ना कोई इधर एसिड या बेस आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, और कम से कम घंटे 2 घंटे, ठीक है, यहाँ पे कम से कम आपको इतना टाइम चला जाता है, तब जाके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। बट यहाँ पे कैटलिस्ट मैंडेटरी है, आप चाहे एसिडिक मीडियम लो या बेसिक मीडियम लो, आपको यहाँ पे जो है हाइड्रोलिसिस में आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अमाइड के केस में स्ट्रिक्टली आपको एसिडिक या बेसिक मीडियम आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और कम से कम मोर देन 8 आवर्स का टाइम लगता है कि तब जाके ये आपका रिएक्शन हो पाता है, ठीक है। तो ये जो डेटा है हमारा, ये बताता है कि अमाइड सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, देते सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो एडिशन ऑफ वाटर इनटू असाइल हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर एंड अमाइड जो है यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसीलिए इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, ठीक है जी। तो अब आपका ये है कि आपके पास डेटा भी है कि किस तरीके से आपको करना है। जब कभी भी आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी देख रहे हो तो आप हमेशा ये देखो कि अगर आप C डबल बॉन्ड O हो, आप C डबल बॉन्ड N हो, ठीक है, जनरली कार्बन आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है ना तो लेना ही पसंद करता है, बट ज्यादातर करके कार्बन के राइट साइड वाले सब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर वो डबल बॉन्डेड है तो आप ये मान के चलिए कि 100% वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब C डबल बॉन्ड, जैसा इमीन का केस है, C डबल बॉन्ड हो, जैसा कार्बोनिल का केस है, इन सब में कार्बन जो है एज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर फंक्शनल ग्रुप है, आप उनको देखिए और उनका नेचर देखिए, उस हिसाब से आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो आपको काफी हेल्प करता है रिएक्टिविटी डिसाइड करने में। इसका मतलब है अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का डोनेशन ज्यादा अच्छा होता है, कम विड्रॉ करता है, बट उसके कंपेयर में ऑक्सीजन जो है थोड़ा कम डोनेट करता है नाइट्रोजन के कंपेयर में, बट विड्रॉ ज्यादा करता है। तो इसका मतलब है रिएक्टिविटी में ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, ठीक है। तो ये था एक आपका इलेक्ट्रोफाइल का। थैंक यू वेरी मच।